प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइकॉनिक वीक का किया उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब तक बस्तर के लोग सहमत नहीं होंगे, बोध घाट परियोजना प्रारंभ नहीं की जाएगी। डोंगरगढ़ में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह के महिलाओं का किया गया सम्मान। और खेलो इंडिया गेम्स में ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में छत्तीसगढ़ को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण पर आधारित सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। आज नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ने हर दिन इस दिशा में नए कदम उठाए हैं और पिछले 8 वर्षों में नए काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की भी शुरुआत की। जन समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का मार्गदर्शन और सरकारी लाभ प्रदान करके समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। इस मौके पर उन्होंने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपयों के सिक्कों की नई श्रृंखला भी जारी की। ये सिक्के आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित किए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बोध घाट परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है कि जब तक बस्तर के लोग सहमत नहीं होंगे, बोध घाट परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। कांकेर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पहला साल चुनाव में और आगे के 2 साल कोरोना के प्रबंधन में बीते। सरकार ने समय का सदुपयोग कर योजनाएं बनाई और अब जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात पूरी हुई है। बस्तर की अपनी एक अलग ही पहचान है। भौगोलिक से लेकर वनोपज और पर्यटन से लेकर नक्सल तक की बात होती है। सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में बस्तर और कांकेर में परिवर्तन दिखने लगा है। जो परिवर्तन बस्तर में दिखाई दे रहा है, कांकेर में दिखाई दे रहा है, वो रेखांकित करने वाला है। लोगों के आय में वृद्धि होने के कारण से, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में, चाहे लघु वनोपज के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, उसका परिणाम, और शिक्षा के दिशा में जो काम किए हैं। आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। हमारी सरकार उस दिशा में काम करते हुए, चाहे लोहानी गुड़ा की जमीन वापसी की बात हो, चाहे लघु वनोपज के समर्थन मूल्य और खरीदी की बात हो,
चाहे जल को सहेजने के लिए नरवा कार्यक्रम संचालित करने की बात हो, चाहे फॉरेस्ट हेरिटेज पर पट्टा देने की बात हो, चाहे आदिवासी हो या परंपरागत रूप से जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, उन सबको पट्टा देने का काम। मुख्यमंत्री ने बताया कि बंदोबस्त त्रुटि के लिए ड्रोन से सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांकेर के पत्रकारों की मांग पर पत्रकार भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 194 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,57,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। कल 2,700 लोग संक्रमित मुक्त हुए। इस दौरान देश में 4,500 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। फिलहाल देश में 25,782 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4,84,02,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। वहीं इस समय 13 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में महिला सशक्तिकरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला स्वसहायता समूह के महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री फुलबासन बाई यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे विशेष रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पद्मश्री फुलबासन बाई यादव ने स्वसहायता समूह के महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए डोंगरगढ़ में भी सी मार्ट खोलने की मांग की। नरवा घरवा गुरुआ बाड़ी से लेके जो भी सामान हमारे बना थे, महिला मन जो बाड़ी में जो तैयार होते, लेकिन सामान नहीं बिके कारण उमन निराश हो जाते। तो एक प्रति हम सब लोग मिल के विचार करे के जरूरत है। और मैं यहाँ कम से कम एक हाट बाजार के नाम दे हूँ कि शहर के जम्मू बहिनी मन है यहाँ एक डी मार्ट खोल दे। जो मैं बाहर से आए हुए महिला है, बाहर से आए हुए तीर्थ स्थली जो मन यहाँ देखे बार आते बाहर से, तो मतलब एक रोजगार जो महिला मन चलाते वो दिखी एक मॉडल में। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं में ऊर्जा का संचार होता है। इस मौके पर उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी दी है। आयोजन जो यहाँ पर कराया गया, इसका उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, उनके सम्मान को सर्वोपरि रखने का है और कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज देने का है कि महिला जो है, जो आदिकाल से निरंतर पूजनीय है, वो सदैव लोगों के बीच में पूजनीय ही रहेगी। इनको विभिन्न गीतों के माध्यम से, अनेक उद्बोधनों के माध्यम से संपादित किया गया है। तो निस्संदेह ऐसे कार्यक्रम महिलाओं में ऊर्जा और उत्साह का आवर्जन करते हैं कि कहीं ना कहीं महिला चाहे कितनी भी समानांतर और पुरुष में, पर वो उनसे सर्वोपरि है और उसको हमेशा सम्मान दी। डोंगरगढ़ क्षेत्र में महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं इन दिनों इलेक्ट्रिक बल्ब, गेंदे फूल की खेती, जिमीकन की खेती, बांस की टोकनी और सिलाई इत्यादि कार्य कर आर्थिक रूप से संबल हो रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा डोंगरगढ़ क्षेत्र में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत बाजार भी मुहैया कराए गए हैं। गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद कर उन्हें राहत देने के मकसद से भिलाई में एक संस्था के द्वारा मम्मा की रसोई का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से जहां लोगों को मात्र 5 रुपए के टोकन में भरपेट भोजन कराया जाता है, वहीं संस्था के सदस्य दिल के मरीजों को 5 रुपए के टोकन पर ही लाखों रुपए के पेसमेकर भी उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक इन लोगों ने छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों के अनेक लोगों को पेसमेकर उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए संस्था के सदस्य दानदाताओं का सहयोग भी लेते हैं। मम्मा की रसोई का संचालन करने वाले सदस्य रुबिंदर बाजवा ने बताया कि अब तक करीब 11 लोगों को वे पेसमेकर उपलब्ध करा चुके हैं। वहीं प्रत्येक रविवार को मम्मा की रसोई के माध्यम से संस्था के द्वारा भिलाई के सुपेला में जरूरतमंदों को स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। 300 से ज्यादा लोग यहां हर रविवार को भोजन करने आते हैं। कर रहे हैं ये सर्विस और 5 रुपए का खाना खिला रहे हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोस्थेटिक आर्म्स भी देते हैं, जो भी 5 रुपए में देते हैं। व्हील चेयर, बैसाखियाँ वगैरह 5 रुपए में देते हैं और पेसमेकर भी 5 रुपए में देते हैं।
और 2018 से जो हम कर रहे हैं तो पेसमेकर का ध्यान ऐसे आया था कि एक सज्जन हैं राजा राव और हुड़कों में रहते हैं, तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उन्हें पेसमेकर उनके पास पड़ा हुआ था। तो उन्होंने हमसे पूछा पेसमेकर चाहिए, तो हमने तुरंत अपने फेसबुक पे आईडी पे डाला और बहुत लोगों का फ़ोन आया, तो हमने उनको पूरा वो चॉकआउट किया फ़ोन नंबर्स को, और वहाँ से फिर हमारा पेसमेकर की जर्नी जो थी वो शुरू हुई। और आज के डेट में 2022 में अभी मई तक हम लगभग 10 से 11 पेसमेकर्स दे चुके हैं। यहाँ भोजन करने पहुंचने वाले लोग खुले दिल से इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि संस्था के सदस्यों का ये कार्य न सिर्फ सराहनीय है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी है। तो यहाँ फेमस है, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ का खाना टेस्ट किया। तो यहाँ का खाना मैंने जो टेस्ट किया वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आते हैं, चाहे वो गरीब हो या मजदूर हो या कोई मिस्त्री हो या कोई ड्राइवर हो जो कोई काम कर रहा है, वो अच्छे लोग भी यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं जैसा कि बता रहे थे। और यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ 5 रुपये में हमको फ्राइड राइस मिल गई, दाल सब्जी भी बहुत अच्छी थी। हर रविवार को इस रसोई का खाना खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कमाल किया। वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अलग अलग श्रेणी में 164 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग में राजा भारती ने कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 76 किलोग्राम स्नैच और 88 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में कुल 164 किलोग्राम वजन उठाया। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक मिल गया है। ज्ञानेश्वरी ने पिछले महीने ग्रीस के हेरक्लियोन शहर में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल 156 किलोग्राम वजन उठाकर 3 रजत पदक हासिल किए। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के 6 वेट लिफ्टर्स भाग ले रहे हैं। इनमें 3 महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव, एकता बंजारे और रिमझिम मूंगी, और पुरुष वर्ग में विकास लहरे, राजा भारती और नवजोत सिंह शामिल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हैंडबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, खो खो, योगासन, मलखंभ, वेटलिफ्टिंग, जूडो और स्विमिंग जैसे 13 खेलों में छत्तीसगढ़ के 122 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी एन्नी मस्करेनस के बारे में, जो केरल की जानी मानी राजनीतिज्ञ और वकील भी थी। मस्कारेने को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जून 1902 को त्रिवेंद्रम में हुआ था। अक्कम्मा चेरियन और पैटम तानो पिड़ले के साथ मस्कारेने स्वतंत्रता आंदोलन और रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समर्थक प्रमुख नेताओं में थीं। फरवरी 1938 में त्रावणकोर के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक पार्टी त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस बनी। तब मस्कारेने उसमें शामिल होने वाली पहली महिलाओं में थीं। उन्हें पार्टी की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। 1938 और 1939 में मस्कारेने ने त्रावणकोर सरकार के आर्थिक विकास बोर्ड में कार्य किया। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुईं। 2 वर्ष उपरांत वे त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस की सचिव चुनी गईं। मस्कारेने की गतिविधियों के कारण उन्हें 1939 से 1947 के बीच कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। मस्कारेने ने संविधान सभा में त्रावणकोर और कोचीन संघ की रियासत का प्रतिनिधित्व किया। सभा में उन्होंने संघवाद के मुद्दे पर वक्तव्य दिए। वे 1948 और 1952 के बीच त्रावणकोर और कोचीन विधानसभा की सदस्य भी रहीं। वहां उन्होंने कुछ समय के लिए स्वास्थ्य और बिजली मंत्रालय का उत्तरदायित्व भी संभाला। मस्कारेने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। वे केरल की पहली महिला थीं जो लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। एन्नी मस्कारेने का निधन 19 जुलाई 1963 को हुआ। उन्होंने जीवन पर्यंत लोगों की बेहतरी के लिए कार्य जारी रखा। इस महान राष्ट्रवादी महिला को नमन। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।